सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2B की डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे पहले हम 2A चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो प्लीज गो बैक सी दैट सेशन और उसके डाउनलोड नोट्स हमने नीचे दे दिए हैं। इस चैप्टर के भी आपको डाउनलोड नोट्स चैप्टर में डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल ही जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2B। चैप्टर का नाम है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। आज जिस वर्ड के बारे में आप बात करने वाले हैं मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। मेनली इस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी, वैसे तो देखो डेली लाइफ में ना बहुत तरह की एनर्जी होती है, बट एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न तो हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही बात मेनली करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी, ये सब क्या होता है उसके लिए मैं आपको पहला वर्ड जो बताऊंगा वो है पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. So what is potential energy? So potential energy is the energy possessed by the body due to position. पोजिशन का मतलब, मेरा यहां पे बोलने का मतलब ये है हाइट और चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। और चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन, अब चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं तो आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। आपने बो एंड एरो देखा ही होगा, तो आप जो इलास्टिक होता है उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन, उसका शेप, साइज, ये सब चेंज करते हैं। दैट इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की कुछ टाइप्स है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी की फर्स्ट टाइप है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ सब टाइप हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड आप बोल सकते हो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं होगा, बट ये किसके अंदर लिया गया है ये मैं आपको बता देता हूं। वहां पे मेंशन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मान लीजिए मार्कर यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, तो अब इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है बिकॉज इसकी कोई भी हाइट नहीं है। अगर इसको मैं ऊपर उठाता हूँ कुछ इस तरीके से तो अब इसकी कुछ हाइट आ जाती है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये कुछ काम कर सकता है। तो ये हाइट कहाँ पे आई, किस वजह से आई? ये हाइट की वजह से क्या आया? वो आया पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज मैंने क्या लिखा था, ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट। तो हाइट की वजह से जो एनर्जी आई उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इस केस में उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बिकॉज अगर ग्रेविटेशन ना होता तो इसमें कोई एनर्जी का मतलब नहीं था। अगर ये यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये पेन यहाँ का यहीं रहता, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं आती। तो ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यूजुअली इसका फॉर्मूला होता है mgh। कैसे होता है उसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। चलो अभी वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हमने पिछले चैप्टर में देखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? डेफिनेटली mg इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कितना वर्क करेगा? h। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया mgh। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्प्रिंग। अगर आप किसी स्प्रिंग को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, बचपन में आप टॉयज कार के साथ खेलते होंगे तो उसमें जो आप चाबी भरते थे, करेक्ट, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग होता था जो कंप्रेस हो जाता था, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो कोई भी इलास्टिक नॉन रिजिड जो बॉडी होती है, अगर आप उसकी शेप को डिफॉर्म करेंगे तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बो एंड एरो का आपको एग्जांपल दिया था। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू। ओके, सेकंड वर्ड जो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है काइनेटिक एनर्जी। kinetic energy. So what is kinetic energy? So it is the energy possessed by the body due to motion of the body, due to motion। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कहां से वो एनर्जी आई? वी आर डूइंग सम वर्क, तो हम कुछ वो काम करते हैं जिसकी वजह से उसमें वो एनर्जी आती है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए। ये हमने देखा था किसमें?
फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। और s के लिए अगर आपने देखा होगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की इक्वेशन आपको याद होगी। तो यहाँ से s किसके बराबर हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। अगर कोई बॉडी रेस्ट से शुरू होती है तो उसका u हो जाएगा 0, तो इसलिए यहाँ पे s विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2a। करेक्ट। तो हम ये अगर यहाँ पे रखते हैं ma इंटू वी स्क्वायर बाई 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। एंड आपको याद रहे कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को मिला के ही हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये सब एक ही चीज है, बिकॉज फिजिक्स में हम खाली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। हाँ, आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी तरह की एनर्जी हैं, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, बट एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड वी डील ओनली विद पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, या तो हाइट की वजह से या चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है बिकॉज ऑफ योर मोशन। करेक्ट। दोनों के फॉर्मूले हमने निकाल लिए हैं। अब हम बात करेंगे जो आपकी बुक में मेंशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में किया था, p से डिनोट करते थे और ये होता है mv। तो यहां से हम v किसके बराबर ला सकते हैं, v किसके बराबर ला सकते हैं, p बाई m। चलो ये हम यूज करेंगे। करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और v की जगह हम p बाई m लिखेंगे, p मतलब मोमेंटम, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू p बाई m होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू पी स्क्वेयर बाय m, बिकॉज ये m स्क्वेयर है, m से m कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वेयर बाय 2m भी लिख सकते हैं, p स्क्वेयर बाय 2m। सो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू p स्क्वेयर बाय 2m। करेक्ट। यहां से हम लिख सकते हैं p स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m k का मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी है। यहां से हमें मिलेगा P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। ये आपका सीधा सीधा रिलेशन, ये आपको अभी नहीं लेटर ऑन भी क्लासेस में काम आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। अगर कोई आपसे पूछ ले, देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर वो दो बॉडी हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी किसके बराबर होगी, p स्क्वायर बाई 2। एक का मास स्मॉल m है, एक का मास कैपिटल M है। मान लीजिए कैपिटल M ज्यादा है, स्मॉल m कम है, तो अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू m बाय m। करेक्ट। कैपिटल M मतलब इनवर्स रेशियो हो गया है आपका। करेक्ट। इनवर्स रेशियो आपका हो गया है। इसका मतलब इफ अ रिजिड बॉडी A of mass m and a heavy body of B of mass capital M have the same kinetic energy। अगर दो बॉडी है आपके पास, एक छोटे मास वाली है, एक बड़े मास वाली है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। मोर द मास मोर विल बी द मोमेंटम। करेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो यू कैन से दैट मींस PB by PA will be equal to under root m by m। okay, so this is your मोमेंटम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। करेक्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ते हैं आप, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस बट विल सी इट अगेन। देखिए वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। ये कहाँ से आया था? इक्वेशन ऑफ मोशन से आया था हमारा, ये आपको याद रखना है। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। करेक्ट। अगर हम इसको डेफिनेटली a से a कैंसिल हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब v क्या है? ये क्या है? ये है आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इस और ये आपका वर्क डन है, मींस ये क्या बोलना चाह रहा है? अगर आप किसी बॉडी के ऊपर काम करते हैं तो उसकी वजह से उतना ही आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर एनर्जी में डिफरेंस आता है तो वर्क में उतना ही डिफरेंस आएगा। अगर किसी बॉडी की एनर्जी बढ़ गई है, इसका मतलब उसके ऊपर काम किया गया है। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस। मींस वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है। अगर किसी बॉडी की एनर्जी बढ़ी है तो इसका मतलब हमने उसके ऊपर काम किया है, किसी बॉडी की एनर्जी घटी है तो इसका मतलब उसने किसी के ऊपर काम किया है। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। करेक्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस आता है, इसका मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क या तो किया गया है उसके ऊपर या फिर उसने किया है। तो ये है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। अगर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात करें तो हम कुछ फॉर्म्स की बात कर सकते हैं। तो देखिए, पहली हम बात कर सकते हैं दैट इज योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये किसकी वजह से होता है? अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी की वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो हाफ एम वी स्क्वायर हमने देखा, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात हो सकती है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है बिकॉज ऑफ रोटेशन। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, करेक्ट, रोटेट करिए तो उसमें एंगुलर स्पीड होती है, एंगुलर स्पीड होती है। एंगुलर स्पीड की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इज दैट ओके? नंबर 3, देखो मोशन की वजह से एनर्जी हो सकती है, और मोशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास लीनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी तरीके से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या फिर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। इज दैट ओके? तो अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। ओके, सो इट इज दोनों ही वर्क के बराबर होती हैं। ठीक है। इट कैन चेंज ओनली इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मींस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो इट कैन चेंज इनटू एनी अदर फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी आपकी खाली काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। करेक्ट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी स्पीड के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करती, और काइनेटिक एनर्जी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये मेन डिफरेंस है पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल। कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है? मान लीजिए एक बॉल है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे गई है। मान लीजिए, चलो मेरे पास हाथ में एक बॉल है, मैंने उसको ऊपर फेंका, तो मैंने उसको क्या दिया? मैंने उसको वेलोसिटी दी, जिसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब जब वो ऊपर जाएगी तो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बट उसकी स्पीड कम होती जा रही है। एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी, उसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, बिकॉज आपकी बॉल रुक चुकी है। अब वो नीचे आना शुरू करेगी, उसकी हाइट कम होगी, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और बढ़ क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं। बो एंड एरो की भी बात कर लो। आपके जो वो था, उस आपने एरो लगाया, उसको पीछे खींचा, तो ये जो था ये पोटेंशियल एनर्जी था। आपने इसको जैसे ही छोड़ा, वो एरो में एक काइनेटिक एनर्जी आई। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बो वाज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो। और आपने टॉयज का तो देखा ही होगा, आप उसमें एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं और जब आप उसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग उसमें आपको एनर्जी देता है। यूजुअली
ट्वाइगन भी स्प्रिंग के ऊपर ही काम करती हैं, बहुत सारे टॉयज इसके ऊपर काम, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत तरह की एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, हीट एनर्जी वो भी हमें सन से मिलती है, लाइट एनर्जी भी सन से मिलती है, केमिकल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है जो पानी से मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल विंड एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। अब सोलर एनर्जी क्या है, जो हमें सन से मिलती है, उसकी वजह से हमें लाइट भी मिलती है, तो वो लाइट एनर्जी भी है। उसकी वजह से हमें हीट भी मिलती है, तो वो हीट एनर्जी हो गया। आपका जो आयरन बॉक्स होता है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, करेक्ट, उससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। पंखे की में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, करेक्ट। बहुत सारे अप्लायंसेस जो आपके स्पीकर होते हैं, साउंड सिस्टम होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में। और सोलर प्लेट जो होती है उसमें आपकी सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन किया गया है। विंड एनर्जी जो विंड टर्बाइन है, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आपने देखा ही होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, डायनेमो कनेक्ट करता है। डायनेमो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में कौन कन्वर्ट करता है, दैट इज योर मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक आयरन कन्वर्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह के एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है, मैं ऑलमोस्ट सारे आपके कवर कर चुका हूं। तो बहुत तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो आपकी अपने अराउंड सब देखते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। चैप्टर का कंटेंट उतना ही था, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी चैप्टर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 2B ऑफ पेज नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट आर द टू फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टू फॉर्म, नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज वाउंड अप व्हाट स्प्रिंग पोजेसेस। स्प्रिंग चेंज कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो इट पोजेसेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैरी करता है। एंड किस तरह की पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेम द टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी for K and potential energy U possessed in the following. मूविंग क्रिकेट बॉल, मूविंग क्रिकेट बॉल अगर ग्राउंड के पैरेलल चल रही है तो उसमें ओनली काइनेटिक है, बट अगर कुछ हाइट पे जा रही है तो उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों भी हो सकते हैं। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी स्प्रिंग, spring potential energy. A moving bus definitely has a kinetic energy. A stressed wire definitely has a potential energy. An arrow shot out of the bow definitely have a kinetic energy. A piece of stone placed on the roof definitely has a potential energy. But because उसका motion तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Define the term potential energy of the body. Name its two form and give one example of it. तो potential energy क्या है, होती है energy possessed by the body, defined as the energy possessed by the body due to at rest due to its position or size and shape. तो आप बोल सकते हो पोजीशन और चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप बात कर सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच अ बॉडी में पोजेस इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। तो डेफिनेटली वो क्या है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो डेफिनेटली एक जैसे मार्कर है, मैं इसको उठाता हूं तो दो इट इज नॉट इन मोशन बट इट इज हैविंग एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट फॉर अ बॉडी प्लेस्ड एट ए हाइट अबव द ग्राउंड। तो आपने इसके लिए पढ़ाई था, that will be it will be equal to mgh because वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे कितना है, फोर्स आपका यहाँ पे है mg और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है h। इज दैट ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट ए हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। तो इट विल बी mgh। आपको ये याद रहना चाहिए और डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द assumptions मेड इफ एनी। ओके, व्हाट आर द assumptions। बेसिकली क्या है, योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट चेंजिंग, मतलब आपकी हाइट उतनी ज्यादा चेंज में डिफरेंस नहीं आया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, दैट इज सो दैट द काइनेटिक एनर्जी 2k by v स्क्वायर
has the unit of mass where k is the kinetic energy of, ओके वेरी गुड। तो देखो आपको पता है 2k बाई वी स्क्वायर, तो k की जगह आप क्या रखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर रखोगे, तो k की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू m डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इट विल गिव यू kg, तो इट इज हैविंग यूनिट ऑफ मास ओनली। State the work energy theorem. Work energy theorem क्या बोलते हैं कि the work done by a force, the work done by a force in the same direction on a moving body is equal to the increase in its kinetic energy. तो जो भी आप काम करते हो वो उसमें as a form of kinetic energy change ला देता है, ठीक है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अ बॉडी ऑफ मास m is moving with a uniform velocity u. A force is applied on the body due to which its velocity increases from u to v. How much work is being done? So उसके लिए हमने मास सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम की थी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, करेक्ट। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, करेक्ट, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। अब लाइट मास एंड हैवी मास हैव द इक्वल मोमेंटम which will have more kinetic energy. Very important question बहुत बार पूछा गया है और अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। Kinetic energy and the momentum are related as k is equal to p square by 2m, where p is the momentum, k is the kinetic energy. Both masses have the same momentum. The kinetic energy k is inversely proportional to the mass of the body. Correct? Hence, a body of light mass has more kinetic energy. हमेशा याद रखिए इसको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे k और m के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए द लाइट mass object will be having more kinetic energy, okay, because the smaller mass larger is the kinetic energy. Two bodies a and b of masses small m and capital M have same kinetic energy, which body will have more momentum? तो इसमें क्या होगा, ये हमने during the exercise भी किया था। Therefore the body b have more momentum than body a, the mass of body b is greater than the mass of body a। मतलब यहां पे आप लिख सकते हो कैपिटल M इज ग्रेटर देन मोमेंटम प्लस, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम होता है, बिकॉज P क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। Name the three form of kinetic energy and give one example of it. Definitely translational, a car moving in a straight, rotational क्या होता है, rotating wheel, moon, earth, कोई भी जो भी चीज रोटेट करी। Vibrational, in solids atoms vibrate about their mean position. These are the different form of energy. State two difference between the potential energy and kinetic energy। पहली बात तो it can change from only to the kinetic energy, it can change into any other form। potential से आप खाली kinetic में convert कर सकते हो, but kinetic से आप किसी में भी convert कर सकते हो। It does not depend on the speed of the body, it does depend on the speed of the body। Complete the following sentence। The kinetic energy of a body is the energy by the virtue of its motion। क्या है, motion। Then this is because of your position or height or change configuration, you can say, correct। When the an arrow is shot from the bow, it has kinetic energy in it। Explain briefly from where does it get the kinetic energy? So the kinetic energy was from the stretched elastic, that means elastic potential energy of the bow, the elastic converted into the kinetic energy of the arrow, you can say। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। A ball is placed in the compressed spring when the what form of energy does the spring possess? Definitely what form of energy can possess, potential, okay। On releasing the spring, the ball flies away. Give the reason. Because the potential energy of the spring converted into the kinetic energy of the ball। Question number 19. A pebble is thrown up. It goes to a height and then comes back on the ground। State the different changes of form। So a pebble is thrown up। तो आपने कहां से शुरू किया, आपने उसको क्या दिया, kinetic energy, which converted into potential energy, and it was maximum at the highest point। highest point पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो थी। व्हेन इट स्टार्ट कमिंग डाउन, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी घटती है, करेक्ट। बिकॉज आपकी हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जैसे ही नीचे आता तो वेलोसिटी बढ़ती है, हाइट कम होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घटती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। In what way does the temperature of the water at the bottom of a waterfall differ from the temperature at the top? Explain the reason। During the fall, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The water from the height, the potential energy stored in the water at a height changes into the kinetic energy। On striking the ground, the part of kinetic energy of water changes into heat energy, which increases the temperature of the water। That is why the waterfall differ on the temperature at the top, because जो potential इतनी height से
काइनेटिक में कन्वर्ट हुई थी, स्ट्राइक के बाद काइनेटिक हीट में कन्वर्ट हो जाती है और टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच द पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज। इट कैन चेंज ओनली इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is put to use solution kinetic energy because which is put to use because kinetic energy से ही आप किसी other form में convert कर सकते हैं। Name 6 different form of energy. Solar हो सकती है, heat, light, hydro, nuclear, mechanical, tidal, wave, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। Energy can exist in several form and may change from one form to another. For each of the following statement, energy changes occur in the unwinding of a watch spring. Potential is getting converted into kinetic energy. Question number B. A loaded truck when started and set in motion, then definitely at this point of time, chemical energy of the fuel is converted into mechanical energy because ट्रक अपने आप तो चलेगा नहीं, वो फ्यूल से चल रहा है, तो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी। अ कार गोइंग अपहिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स की अगर हम बात करेंगे तो लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी की अगर हम बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। बर्निंग ऑफ द मैच स्टिक की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एंड द लाइट एनर्जी बिकॉज़ मैच बॉक्स आपको दोनों देता है। एक्सप्लोजन ऑफ द क्रैकर की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी ऑफ कन्वर्ट इनटू हीट, लाइट, साउंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग केसेस व्हाइल इन यूज। लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टू साउंड कन्वर्ट होता है। स्टीम इंजन में क्या हो रहा होता है, हीट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा होता है, माइक्रोफोन में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल टू साउंड कन्वर्ट कर रहा है। वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिकल टू रोटेशनल कन्वर्ट कर रहा है बिकॉज वो घूमता है। ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एंड आल्सो in light. Burning coal is getting chemical energy is getting converted into light and heat. A solar cell is basically converting your light energy into electrical energy, correct. Biogas burner, again chemical to heat and light. Electrical cell in the circuit, definitely converting chemical to electrical. So these are the different form of energy. Question number 26 की बात करेंगे। Name the process used for producing electricity from nuclear energy. तो हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट किया था, correct. The process used for producing electricals from nuclear energy or nuclear fission or you can say nuclear power plant में ये सब चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। Is it practically possible to convert a form of energy completely into another useful form? Explain your answer. Which is not possible. देखो हमने आप लेटेस्ट स्टेज में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट हमेशा कुछ न कुछ उसके रेजिड्यू मतलब कुछ वेस्ट फॉर्म जरूर होता है, तो पूरा का पूरा कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वेस्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपके पास अनयूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत सारी हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि सेव योर एनर्जी, सेव योर एनर्जी। देखो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब तो हमें वरी ही नहीं करना चाहिए बिकॉज जितनी एनर्जी वो उतनी रहेगी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट जब हम उसको चेंज करते हैं ना तो यूजेबल फॉर्म में नहीं रहता है। अगर यूजेबल फॉर्म में नहीं तो अपने कोई काम का नहीं है, करेक्ट। What is degraded energy जिसके बारे में बात करें। During the transformation of energy, one form of energy convert into another, but it lost some to the surrounding as a waste, जो degraded energy है। Question number 29 की बात करते हैं। What do you mean by a degradation of energy? Explain by taking one example in your daily life. During the transformation of energy, one form of another, a part of energy get converted into some undesirable form or a part of it lost to the surrounding, मतलब environment में चला जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी और डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि अगर बात करें आप जिस गैस स्टोव पे खाना बनाते हैं उसकी एफिशिएंसी 20% है, इस 80% एनर्जी जो है ना वेस्ट हो रही हो, करेक्ट। तो दैट इज द प्रॉब्लम। 80% उसमें डिग्रेडेशन है। पहले जो चूल्हा होता था उसकी एफिशिएंसी 5% थी, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब की बात करें तो हमें लाइट बल्ब से क्या चाहिए, अपने को खाली लाइट चाहिए, तो जो हीट है वो डिग्रेडेशन, करेक्ट। Complete the following sentence. The conversion of part of energy into undesired form is called degradation of energy. Multiple choice question में अगर बात करेंगे, body at height possesses potential energy definitely. An electric cell while in use change energy from basically chemical to electrical.
न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses आर प्लेस्ड एट ए हाइट h and 2h, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो mgh होता है, m कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो 2h by h मतलब 1/2, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास। अगर आप यहां से देखेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको मास दे रखा है, कैपिटल हाइट 5, h दे रखा है, g दे रखा है, mgh, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। अ बॉडी ऑफ मास 150 kgf, ये वेट है आपको, तो न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1500 न्यूटन, बिकॉज 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, करेक्ट। इट हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्विवेलेंट टू दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स अबव द ग्राउंड। ओके, सो 14,700 दैट इज इक्वल टू mgh, और m कितना है आपका 150 इंटू g कितना है आपका 10 इंटू h कितना है आपका निकालना है, तो h विल बी इक्वल टू 14700 डिवाइडेड बाय 1500। ओके, या फिर अगर आप इसको 9.8 लेंगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी 147 ओनली देन, ठीक है, तो इट विल बी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 5 kg 10 meter to 4 meter, correct? The loss in the potential energy, so mgh2 minus h1, देखो कैसे आया, mgh2 minus mgh1, बात खत्म, correct? mg कॉमन ले लिया, h2 minus the total energy possessed by the body at any instant. Total energy possessed by the body will be conserved because kinetic plus potential are constant. Okay, so total energy will be at any point of time 500 joule only. Calculate the height through which a body of mass 0.5 kg, मतलब मास आपको दे दिया है, this is your mass, lifted and the energy spent during so is 1 joule, मतलब एनर्जी आपको दे दी है, g आपको इतना लेना है, करेक्ट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh, तो चलिए लगा देते हैं 0.5 into 10 into h, कैलकुलेट द हाइट, ठीक है, और 1 जूल एनर्जी है, so it will be equal to h will be equal to 1 by 5 and hence you will be getting it as 0.2 meter. क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, a boy weighing 25 kgf, जब तक ये kgf में दे रखा है, ये मास है, करेक्ट, मींस 25 kg मास को इंडिकेट करता है, और वेट के लिए आपको 250 न्यूटन, मतलब ये हो गया mg आपका। From first floor of a height 3 meter above the ground to a third floor to a height 9 meter above the ground, what will be the increase in the hills? So very easy, mgh2 minus h1 कर देने का, 250 न्यूटन 1500, so this is your mgh minus h2 minus h1. Okay, a vessel containing 50 kg of water is placed at a height 15 meter, मतलब m दे दिया आपको और h दे दिया आपको। Assuming that the gravitational potential energy at a ground be zero, what will be the gravitational potential energy of the water in the vessel? Okay, तो वो अगर आपको निकालना है तो it will be simply mgh, सीधा फॉर्मूला पुट करो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, man weighing of mass 50 kg climbs up the ladder of height 10 meter, m दे दिया, h दे दिया, the work done by the man, डेफिनेटली जितनी हाइट बढ़ेगी मींस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही आपका वर्क डन होगा, ये mgh, द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी वो भी उतना ही होगा जितना वो काम करेगा, तो दोनों के ही आंसर आपके 4900 जूल आ जाएंगे, mgh2 minus h1, जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बॉल अ ब्लॉक a whose weight is 100 न्यूटन, ये आपको दे दिया mg, is pulled up slope of length 5 meter by means of a constant force as illustrated. Okay, what is the work done by the force F in moving the block A 5 meter along the slope? तो देखो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो it will be equal to force into displacement, that will be equal to 500 joule, you can say, ठीक है। What is the increase in the potential energy? That will be equal to 100 into 3 because mg आपको दे रखा है 100 into h आपको दे रखा है 3, तो 100 into 3 that will be equal to 300 joule. Account of the difference in the work done by and the force and the increase in the potential energy of this. So is basically you can say the rest of the energy means उसने जो काम किया वो तो 500 जूल किया, बट जो एनर्जी बढ़ी वो 300 जूल हुई, तो जो ये माइनस करके हम 200 जूल निकालेंगे, ये क्या है, ये इसको हम बोल सकते हैं डिग्रेडेड एनर्जी, और ये किसकी वजह से हुई, फ्रिक्शन की वजह से हुई, करेक्ट।
फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, तो ये आपके पास m है, ये आपके पास v है, तो हाफ mv स्क्वायर लगाएंगे, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ, if the speed of the car is halved, how does the kinetic energy change? Definitely kinetic energy का फॉर्मूला आता है हाफ mv स्क्वायर, v का स्क्वायर, तो अगर हाफ कर दी तो 1/2 का भी स्क्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। आपको सीधा सीधा इस बारे में पता होना चाहिए। इट विल बिकम 1/4। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। कैलकुलेट द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस टू द हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। डिक्रीजेस आपसे पूछा है, तो देखो पहले अगर हाफ एम वी स्क्वायर था, अब वेलोसिटी कर दी हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ एम इंटू वी बाई टू होल स्क्वायर बिकम्स ये 1/8 एम वी स्क्वायर। चेंज कितना आया, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/8 एम वी स्क्वायर। यू कैन से यहां से आपको आ जाएगा 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वैसे भी ये 1/4 हो जाती है, 1 माइनस 1/4 कितना आता है, 3/4। सीधा भी आप निकाल सकते हैं। यूजुअली कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, वेरी देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। Two bodies of equal mass are moving with uniform velocity v and 2v. Find the ratio of their kinetic energy. देखो इसका kinetic energy कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका kinetic energy कितना होगा, हाफ एम और 2v स्क्वायर, मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो 1:4 will be the ratio of their kinetic energy. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर व्हाइल द another similar car is moving at a speed of 45 km per hour. Find the ratio of their kinetic energy. Okay, again half mv square, तो kinetic energy का जो रेशियो है वो v1 by v2 का होल स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, तो 1:9 will be your answer because 1:3 का होल स्क्वायर 1:9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, मास दे रखा आपको, स्लोज डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तो क्या हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही अगर आपसे पूछे कि कितना काम किया गया है तो वो भी निकाल सकते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। इसका मतलब बॉडी के ऊपर उसके मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में काम किया गया था, या फिर बॉडी ने काम खुद किया है इसलिए उसकी एनर्जी कम हो गई है, इसलिए आंसर विल बी 4 जूल, करेक्ट। देयर इज अ डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। ओके, a cannonball of mass 500 gram is fired with a speed of 15 meter per second. Find the kinetic energy. पहली बात तो ग्राम देखते ही इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, 0.5 हो गया। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, मोमेंटम निकालना है तो मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम is moving with a velocity of 20 meter per second. If the mass of the body is doubled and its velocity is halved. देखो मास डबल करने से, ये समझो आप, मास अगर डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी तो डबल ही होगी, बट अगर वेलोसिटी हाफ कर दी तो ये 1/4 का के ऊपर आएगा, तो 1/2, करेक्ट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ, तो इट विल बी 1/2, हाफ हो जाएगा, करेक्ट। तो पहले कितना था 2000 जूल और अब कितना है 1000 जूल। सीधा फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो, जल्दी करना है तो आप सीधा माइंड कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। ट्रक वेइंग 1000 kg, मतलब आपको m दे दिया, एक्चुअली ये mg है। चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72, मतलब स्पीड होगी डबल इन 2 मिनट। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन। वर्क डन आपको निकालना है तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमें यही बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन, और पावर अगर निकालना है तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम कर दो, तो 2 मिनट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके, हर एक चीज को जो एसआई यूनिट में नहीं दे रखी है, मान लो 36 दे रखा है, किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 10 आ जाएगा, करेक्ट। और 72 है तो 72 into 5/18 that will be equal to 20। तो अगर आप 10 to 20 जाते हैं तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही आपने काम किया, डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो पावर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 60 किलोग्राम हैव ए मोमेंटम
3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सब कुछ एसआई में है। वेरी गुड। द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हमने रिलेशन बताया था, तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली p स्क्वायर बाय 2m। करेक्ट, p आपको दे रखा है और m भी आपको दे रखा है। इजी। द स्पीड ऑफ द बॉडी अगर आपको निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको मिल गई है तो उसको हाफ m v स्क्वायर के बराबर पुट कर दो और यहां से आप v निकाल सकते हो। इजी क्वेश्चन। करेक्ट। How much work is needed to be done on a ball of mass 50 gram moving with a momentum of, देखो ये तो SI में दे दिया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बट ये SI में नहीं दिया, इसलिए आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.05 किलोग्राम, करेक्ट, मीटर पर सेकंड। या फिर इन्होंने क्या किया है, मोमेंटम इज इक्वल टू 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे किलोग्राम दिया है। देयर इज सम स्टेटमेंट इशू, प्लीज चेक इट विद योर बुक एंड सॉल्व। इट्स इजी टू सॉल्व बिकॉज सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट फॉर 5 मिनट्स। अब देखो, गेन्ड इन हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय द बॉक्स, अगर वो खड़ा ही है, वेट ही कर रहा है, तो देयर इज नो गेन। रन्स carrying the box with a speed of 3 meter per second to catch the speed, तो उसमें आपकी kinetic energy ऐड हो जाएगी। raises the box by 0.5, उसमें potential energy ऐड हो जाएगी। करेक्ट। तो A में आपका आंसर 0 है, B में आपका हाफ m v स्क्वायर, मास कितना होगा आपका हाफ into 20 into this। और अगर तीसरे केस में अगर हम देखेंगे तो अगर वो 0.5 मीटर ऊपर उठाता है तो mgh की जगह 0.5 लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बुलेट ऑफ मास 550 ग्राम मूविंग विद a velocity of 500 मीटर पर सेकंड, इट penetrates 10 सेंटीमीटर into a steel target and comes to rest। वाह, तो यहाँ पे मास दे रखा है आपको 50 ग्राम, सीधा ही देखते ही कन्वर्ट कर लो, इट विल बी 0.05 किलोग्राम। मूविंग विद a velocity of 500 मीटर पर सेकंड, मतलब ये आपका u हो गया। penetrates 10 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका s हो गया और कितना हो गया 0.1 मीटर। करेक्ट। into a still target and comes to rest, मतलब ये आपका v हो गया। वेरी गुड। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉल, ये बहुत इजी है, हाफ m u स्क्वायर, तो हाफ into m कितना है 0.05 into u कितना है आपका 500 होल स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड बाय द टारगेट, रिटार्डिंग फोर्स के लिए देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है m into a, अगर आपको a निकालना है तो कैसे निकालोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s इज इक्वल टू a। आपके पास v भी है जो कि 0 है, u भी है आपको जो 500 है, s भी है आपका कितना 0.1 मीटर। यहां से a निकालो और m के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, मस्ट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। A spring is kept compressed by a small trolley of mass 0.5 kg lying on the smooth horizontal surface as shown. When the trolley is released, it is found to move at a speed of 2 meter per second. What potential energy of the spring? अब जितनी इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है उतनी ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ m कितना 0.5 into v 2 का होल स्क्वायर, that will give you 4, so 1/2 into 1/2 into 4 cut 1 should be your answer, 1 should be your answer, so 1 joule was the potential energy। so इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस ऑल द न्यूमेरिकल बाय योरसेल्फ। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल के ऊपर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगा। सोल्व एग्जांपल जो आपकी बुक में है वो मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं करवाए हैं, प्लीज गो थ्रू विद देम एंड ट्राई टू डू देम। अगर आपसे नहीं होते हैं तो प्लीज कम बैक, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, इसके ऊपर हम कुछ डाउट सेशन आपके लिए जरूर लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। God bless you, take care, stay safe, and lots of love. God bless you.